चलिए तो कक्षा प्रारंभ करते हैं आज से। सभी को मेरा मेरी ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी। एक व्यक्ति कंफर्म करेंगे कोई? जी हाँ सर। ठीक है। जी ठीक सर। जी सर। ठीक। जी सर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। देखिए, यह जो कक्षा हमने प्रारंभ की है उसका कुछ एक उद्देश्य रखा गया है। क्यों हमने यह प्रारंभ की है, किसके लिए यह प्रारंभ किया गया है और कौन कौन यहाँ पर रहेंगे, ये सभी आप लोग धीरे धीरे आज समझ जाएंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन में यही होगा जो कि क्या क्या पढ़ना है हमें और उसका आउटपुट क्या रहेगा, पढ़ने से क्या लाभ हो पाएगा। जो जितने गंभीर रहेंगे वही उतने दिनों तक यहाँ पर टिक पाएंगे। वो एक व्यक्ति रहे या मैक्सिमम कैपेसिटी जो 25 है वो रहे। रजिस्ट्रेशन कितना होता है उससे लेना देना नहीं होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी 25 एक बैच का रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं एक एक करके। तो पहले हम कुछ चर्चा कर लेंगे, मध्य में आप लोगों से चर्चा हम करेंगे, इसीलिए सभी अपने ऑडियो वीडियो को ठीक रखेंगे। जब हम कहेंगे उस समय में आप एक एक करके अपना ऑडियो वीडियो ऑन करेंगे और आप उत्तर देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम को, देखते हैं जो हमें पढ़ना क्या है। स्लाइड सभी को शो हो रहा होगा। एक व्यक्ति कंफर्म करेंगे? जी सर हो रहा है। हाँ, अभी पाठ्यक्रम इस स्लाइड पर हम हैं। ठीक, पाठ्यक्रम जो आप देखेंगे यह 4 स्तर का है। ये जो आप देख रहे हैं 4 स्तर का आप देख रहे हैं और इसी के माध्यम से हम संपूर्ण देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रथमतः जो रहेगा उसमें सामान्य जानकारी रहेगी, जो कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटिंग क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से। इसमें से आप लोग हो सकते हैं जो कि ऐसे भी होंगे जो संगणक में गति रखते होंगे, लेकिन हमें उससे बहुत अधिक वास्ता नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे छात्रों के लिए कर रहे हैं जो कंप्यूटर में अगर जीरो है, आज तक वह कुछ नहीं देखा है, वह भी सहज रूप से आगे की ओर बढ़ सके। और पहले से अगर आपने देखा है तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो कंप्यूटर और कंप्यूटिंग क्या है इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन पार्ट है अर्थात बेसिक्स, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। एनकोडिंग सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम जो है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान समय में जो ट्रेंड चला है जिसको लेकर के इतने लोग उत्सुक रहते हैं, जिन जिन से हमारा आगे हमारे करियर में या हमारे जीवन में संगणक और संस्कृत को लेकर के काम हो सकता है हमारे संदर्भ में, उसको हम देखेंगे। इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और उसमें देखेंगे जी कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए उपयोगी है, किस तरह से हम आगे बढ़े। तो ये सामान्य रूप से है। इनमें कुछ चर्चाएं और भी हो सकती है जो कि बीच बीच में आप लोग भी जब चर्चा करेंगे तो उसमें इंक्लूड किया जाए। इसके बाद जो द्वितीय स्तर का रहेगा इंटरमीडिएट लेवल का, उसमें क्या होगा कि हम जो सामान्यतया जिसकी आवश्यकता हमें हमेशा होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें भी विशेष रूप से वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उनमें भी अगर देखा जाए तो 3 स्तर होता है जो कि प्राइमरी लेवल पर देखते हैं, जिसको बेसिक्स कहते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, अब इंटरमीडिएट लेवल पर देखते हैं, उसमें भी फिर एडवांस लेवल में देखते हैं। ये इसमें भी अर्थात वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, क्योंकि वर्ड में सामान्य रूप से जो बेसिक्स होता है वो हर व्यक्ति लगभग जानता है जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर पर काम किया हो, लेकिन उसके फिर जब डेप्थ में पहुंचते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उन सबको देखेंगे। फिर उसके अतिरिक्त जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको देखेंगे।
फिर यूटिलिटी जो है हमारे सोसाइटी और संस्कृति के लिए, इनको देखेंगे। आईसीटी, हालाँकि आईसीटी के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली आईसीटी का ये क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मीनिंग है, इनको देखेंगे। आईसीटी का संस्कृत एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ये हम देखेंगे। विशेष रूप से शोध कार्य के लिए इनमें से कौन-कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, सोर्स क्या-क्या हैं, इनको देखेंगे। इंटरनेट का क्या उपयोग हो सकता है हमारे जीवन में और अध्ययन अध्यापन में, उसको देखेंगे। फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज जो महत्वपूर्ण हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, कैसे उनको एक्सप्लोर करें। इसी तरह ऑनलाइन डिक्शनरीज जो हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर कंप्यूटेशनल टूल्स जो हैं, कंटेम्परेरी ट्रेंड्स, ये बीच में कंटेम्परेरी ट्रेंड्स जो है वो हर एक में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ताकि हम उसको समझ सकें, इसको लेकर के, ठीक है। इसके आगे फिर चलते हैं हम एडवांस लेवल में, देखते हैं जो कि आप एक वेब पेज कैसे डिजाइन करेंगे। इसी तरह एंड्रॉयड ऐप कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर आप उसके अतिरिक्त कोई लर्निंग टूल संस्कृत से संदर्भित डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो डाटाबेस जो है और उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, इस संदर्भ में देखेंगे। फिर ऑफिशियल इक्विपमेंट जो होता है, कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाएं, वो एकेडमिक में जाएं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो आपको कार्यालयी कुछ विशेष दायित्व होता है, जो कि आपको संगणक के माध्यम से बहुत ही सहज हो जाता है। इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर बिब्लियोग्राफी विशेष रूप से रिसर्च संदर्भ में भी हम देखेंगे, इसको लेकर के। फिर जो आपका हाईएस्ट लेवल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इससे भी आगे आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ 0 से लेकर के एक काम चलाओ जो है नॉलेज, उसके संदर्भ में हम फिर बात करते हैं। तो उस स्तर पर आपका हाईएस्ट जो यहाँ पर रहेगा वह कंप्यूटेशनल टूल्स है, उसका कंप्यूटेशनल संस्कृत है, इसका आप परिचय प्राप्त करेंगे। लेटेक्स क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे। इन डिजाइन क्या है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये भी देखने का प्रयास करेंगे जो कि पढ़ते वक्त हम कैसे कुछ अर्निंग कर सकते हैं, अपने को कैसे और भी आगे ले जा सकते हैं, ये देखेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे। और फिर आगे की ओर जो का जो मार्ग जाएगा वह रहेगा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनको सीखने के लिए क्या करना है, किस तरह से। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट हुआ। अभी जो हम आज ओरिएंटेशन में हमें चर्चा करनी थे, तो क्योंकि पाठ्यक्रम आपको क्लियर होना चाहिए जो कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाते हैं। इसलिए ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसमें अभी बीच में एक पड़ाव रहेगा, उसके बाद जो प्रयोजन है, क्यों हम ये लेकर के आगे चल रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, इससे आप क्या सीख पाएंगे और क्यों आवश्यक है भले आपके लिए, ये चीज अब आगे हम देखेंगे। तो अभी जितने हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमने जानबूझ करके सुबह वाला टाइम रखा है, क्योंकि सुबह में वही व्यक्ति यहाँ पर जुड़ेंगे जो वस्तुतः पढ़ने के इच्छुक होंगे और उत्कट इच्छा होगी, वही जुड़ेंगे, क्योंकि सुबह सुबह कोई उठना नहीं चाहता है। तो इसीलिए हमने प्रारंभ में यही रखा है जो कि सुबह का ही समय रहे, ताकि जो जिनको इच्छा है वही केवल रहे, इसके अतिरिक्त व्यक्ति ना रह सके, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम थोड़ा परिचित तो हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। अमित कुमार घोराई केवल कहाँ से हैं, अभी क्या कर रहे हैं और क्यों इसमें जुड़ा है इस पाठ्यक्रम में, वो आप बताएंगे हमें। अमित घोराई जी नमस्ते। करेंगे क्योंकि आपका चेहरा कम से कम दिखना चाहिए। वीडियो ऑन करेंगे। हाँ जी नमस्ते सर। हाँ। हाँ सर, मेरा नाम अमित है और मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में क्यों आप जुड़े हैं आज, क्या क्योंकि मुझे आपका इस बात मुझे में क्या अपेक्षा है। हाँ, मुझे ये सब जानने की बहुत उत्सुकता है। इससे पहले कुछ पढ़ा है इस संदर्भ में।
नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग निरंतर ये करेंगे। और ये कंप्यूटर है आपके पास या आप किससे यूज हाँ करते हैं? हाँ, लैपटॉप है। लैपटॉप है, चलिए आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, अनामिका त्रिपाठी। सभी जो रहेंगे कक्षा में रहेंगे, क्योंकि ये केवल कोई सेमिनार वेबिनार नहीं है, ठीक है। अनामिका त्रिपाठी, चलिए हम इतना टाइम इसमें नहीं जी लेंगे। सर। हाँ हाँ, अनामिका। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। हेलो। हाँ हाँ, अपना परिचय देना है। जी सर, नमस्ते, अनामिका त्रिपाठी सर। हाँ, स्थान का नाम बताना है, और आगे से ध्यान रखना है, वीडियो ऑन रखना है जब भी हम पूछते हैं। आज स्किप हम कर रहे हैं, जो जिनको समस्या है, जो नहीं हाँ। सर। जी सर। हम्म, अपना नाम बताना है, स्थान बताना है, और हाईएस्ट डिग्री जो है ये बता सकते हैं, या फिर जो जिस तरह अपना परिचय देना चाहते हैं संक्षेप में बताएंगे। जी, अनामिका त्रिपाठी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर से पीएचडी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, आरती देवी, अरोती अरोती देवी। और सभी जो अब नाम लेते हैं तो फटाफट आप लोग समक्ष में रहेंगे, क्योंकि टाइम इसमें देना का मेरा उचित नहीं है, लेकिन आपस में परिचित हो जाए इसलिए हमने ये दिया है, और कुछ नहीं है। इसीलिए जल्दी जिनका नाम है नेक्स्ट, अपने आप अल्फाबेटिकल चल रहा है, फटाफट कर लेंगे, ताकि 5 मिनट में ये परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रयोजन पर आ जाएंगे, ठीक है। जी सर, प्रणाम सर। मेरा नाम आरती है और मैं स्नातक अभी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन है? ये राधे। नेक्स्ट के राधे। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम किशोरी राधे है और मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर दिल्ली से इस वक्त पीएचडी में एनरोल्ड हूँ। बाकी मैं कंप्यूटर साइंस की स्कॉलर हूँ। एनएलपी और कंप्यूटर साइंस को लेकर मैं काम करने की इच्छुक हूँ, इसी कारण मैंने ये वर्कशॉप आपका रजिस्टर किया है, उसके संदर्भ में जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। तो जब कंप्यूटर साइंस के स्कॉलर हैं तो फिर यहाँ पर बहुत कुछ हमें नहीं लग रहा है कि उस स्तर से आगे का कुछ मिलेगा, लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत कुछ मिलेगा, जी क्योंकि सर। लेकिन सर, धैर्य रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक्स से जो चलेंगे तो उसमें अ, जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, जो कि हम किस लेवल में आ गए हैं। तो ये जीरो से हम ये नहीं मानकर चल रहे हैं जो कि एनएलपी पर कोई कार्य कर रहा है उसके लिए ये कक्षा है, ठीक ना। लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इतना मैं मैंने अभी पूर्णतः स्टार्ट आश्वस्त हूँ। किया है। अभी अभी स्टार्ट किया है, मेरा अभी कोर्स वर्क चल रहा है, तो अभी मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ सीखना है, जानना है। अच्छा, किनके अंडर में अभी तो फाइनल नहीं हुआ होगा, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट हो गया होगा। जी, वाइस चांसलर सर के अंडर में। अच्छा, वर्कली के अंडर में है। सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर एनएलपी को लेकर के भी करना है तो बेसिक्स जो है वो तो क्लियर होना ही चाहिए भी जा जी सर। करके। मूलतः कहाँ से हो? मूलतः मथुरा से हूँ सर। चलो अच्छा है। नेक्स्ट, कंचन यादव। फटाफट नाम लेते हैं, जल्दी अपना उपस्थित होंगे, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे जो भी है। कंचन यादव। जी, नमो नमः सर। मैं ऑडियो कंचन यादव। वीडियो कहाँ चला गया तुम्हारा? कक्षा में हो, कक्षा जैसे एकदम बिल्कुल रहना है यहाँ पर, ठीक ना। ऑफ करके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आगे प्रैक्टिस करवाएंगे, काम देंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जी जी सर, सॉरी, आज नहीं कर सकते, कल से करेंगे। ठीक है। मैं कानपुर से हूँ, मेरा पीएचडी चल रहा है। चलो, क्या टॉपिक क्या है पीएचडी का? उत्तर प्रदेश के स्वातंत्र्योत्तर महाकाव्यों में युगबोध।
दयानंद दिग्विजयम और आर्योदयम के विशेष संदर्भ में। ठीक। खेम नारायण रेग्मी। जी गुरुजी सादर प्रणाम। अपना वीडियो ऑन करना है, ये कहना ना पड़े। गुरुजी वीडियो ऑन या अच्छा परमिशन। जी गुरुजी। सादर प्रणाम। गुरुजी, जो भी विषय वस्तु आपके द्वारा फेसबुक में दिया गया था वो कभी जीवन काल में, विद्यार्थी काल में न देखा, न सुना, न पढ़ा, और इसलिए ज्यादा उत्सुक था उस चीज को जानने की, और आपको विभिन्न माध्यमों से अभी तक बहुत बार सुना और आपको जाना, इसलिए आपसे साक्षात स्टूडेंट होकर पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए ज्वाइन हुआ। गुरु चलिए, बहुत अच्छा। वर्तमान में मैं इधर यहाँ रणवीर कैंपस में हूँ, शिक्षा शास्त्र विभाग। ठीक है, बहुत अच्छा। वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि अध्यापन कर रहे हैं? गुरु जी, अभी 2 महीने पहले अध्यापन के लिए गेस्ट टीचर थे। बहुत अच्छा। शिक्षा शास्त्र में? जी गुरु जी। ठीक है। आपने उसमें कहा था उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी वगैरह के लिए आज करूंगा। नहीं, मैं उसमें स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जो कि वह केवल एक बैरियर के लिए रखा गया था, जो कि अनधिकृत व्यक्ति इसमें न प्रवेश करें, उसके लिए यहाँ पर हम शुल्क के लिए नहीं करते हैं। इसलिए जो इच्छुक हैं उनके लिए पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट है। सामान्य रूप से संस्कृत वालों के लिए विशेष रूप से है, अन्य जो है उनके लिए ही रहेगा। केवल उत्सुक होना ही यहाँ पर पर्याप्त है। ठीक है, तो फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मनोरमा सिंह। जल्दी फटाफट कर लेंगे क्योंकि हम उसके बाद नेक्स्ट में भी आएंगे, जितना हमने टारगेट रखा है आज का। मनोरमा सिंह, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करेंगे, शुरू होंगे। नमस्ते। हाँ, अपना परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, हाँ। मेरा नाम मनोरमा और मैं गाजियाबाद से हूँ। अभी LLB की छात्र हूँ। मुझे कंप्यूटर आता है, बट मैं चाहती हूँ कि भैया से कुछ अच्छा करना सीखूं। ठीक, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ये नुसरा खातून। चलिए फटाफट करेंगे, 10-15 लोग ही हैं, जल्दी जल्दी करके फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते सर। ये अंधेरा कायम है सर, बिजली नहीं है मेरी तरफ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ। सर, मेरा नाम बुशरा खातून है और मैं परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। कहाँ से हो ये भी बताओगी ना अपना? लखीमपुर से है। हाँ, देखो, जब अपना एजुकेशन बताती हो तो साथ में इंस्टीट्यूशन बताना जरूरी है, वो गर्व का विषय होता है जो हम कहाँ से हैं। ठीक है जी सर। ठीक, चलो नेक्स्ट, रंजीता मोहंता। रंजीता मोहंता। प्रणाम सर, मैं उड़ीसा से हूँ और अभी मेरी PhD में कोई एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा, PhD में अभी एडमिशन नहीं लिया है? ठीक, नहीं सर। और संगणक में मेरी रुचि है, इसलिए मैं ज्वाइन किया हूँ। ठीक, सलील शर्मा। प्रणाम गुरुजी, सलील शर्मा हिमाचल प्रदेश से और वेद अभ्यास कैंपस से प्राशोस पाठ्यक्रम का छात्र हूँ वर्तमान में। हो गया इधर का, लखनऊ का हो गया कार्य खत्म? तो 3 तारीख को भेज रहे हैं, चल रहा है 3 तारीख को। ठीक ठीक ठीक, अच्छा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये शैली दीक्षित। शैली दीक्षित। नमो नमः सर, मेरा नाम शैली दीक्षित है और मैं वीडियो ऑन करो फटाफट। सर, इधर लाइट नहीं, इस टाइम मैं गांव में हूँ, तब थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, आगे से लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है जी जी हाँ जी। मेरा नाम शैली दीक्षित है और मैं द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ, आर कन्या डिग्री कॉलेज लखीमपुर खीरी। बहुत अच्छा। शालिनी, नेक्स्ट वन। नमो नमः महोदय, आज लाइट थी इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर पाई। मैं लखीमपुर की
मैं लखीमपुर की निवासी हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय से इस समय मैं शोध कार्य कर रही हूँ आदरणीय गीता मैम के अंडर में। बहुत अच्छा। और अंत में लास्ट वन, एक के बचे हैं ना, कोई नहीं है अभी, सुस्मिता राय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम सुष्मिता राय है, मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ अभी। चलो, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं सभी लगभग आपस में परिचित हो गए हैं, क्योंकि ये भी जानना चाहिए कि हम जब समूह में हैं तो कौन कौन समूह में है, किस तरह से है। चलिए, अब सभी अपना ऑडियो ऑन ऑफ कर लेंगे और आगे हम चर्चा कर रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और जहां कहीं भी लगता है जो कि कुछ चर्चा इससे अधिक भी किया जा सकता है तो हम देखेंगे। देखिए, अब ये जो पाठ्यक्रम हमने निर्धारित किया है वह सामान्य रूप से जितने भी संस्कृत के छात्र हैं, मूल उद्देश्य उन्हीं के लिए है, उन्हीं को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तो इसमें आप सभी परिचित होंगे जो कि संगणक जो है वह आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए उतना ही उपादेय हो गया है जितना कि आप सांस लेना समझते हैं आजकल में। क्योंकि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अंतर इतना ही होता है कि सांस नहीं लेंगे तो जीवन संभव नहीं होगा, लेकिन संगणक नहीं रहेगा तो आप एक अलग थलग समाज में पड़े रहेंगे। वो केवल संस्कृत के लिए ही नहीं है, हर क्षेत्र के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि संस्कृत को लेकर के उसी को केंद्रीकृत करके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसी रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये चार्ट बनाया गया है टेबल के माध्यम से, जो कि कंप्यूटर डिवाइस की बात जब हम करते हैं तो वह अलग अलग क्षेत्र जो है, साइंटिफिक रिसर्च हो या बिजनेस हो या अन्य अन्य जितने भी एंटरटेनमेंट का हो, हर क्षेत्र हमारे जीवन के हर क्षेत्र से संबद्ध है। उसमें भी विशेष रूप से अगर एजुकेशन को कहा जाए तो एजुकेशन में भी हमारे अलग अलग उपादेयता रही है संगणक की। और फिर बाद में हम चलेंगे जो कि संगणक संस्कृत संगणक के लिए कितना जरूरी है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं जो कि कंप्यूटर की जो आवश्यकता है। उसके बाद जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अध्यापक भी हैं एजुकेशन के, वो देखते होंगे जो कि जब आप अध्यापन करते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ कितना अलग अलग तरह से हमें कार्य करना होता है, किन किन टूल्स की जरूरत होती है। जैसे रेफरेंसिंग टूल्स है, जो शोधार्थी हैं वह जानते होंगे विशेष रूप से। अगर आप अध्यापन करते हैं तो इसमें अलग अलग इसका दिया गया है जो कि क्या क्या उपादेयता हो सकती है। ठीक, जैसे रेफरेंसिंग टूल्स हुआ, एनहांसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे यूजीसी और अदर एग्जाम्स जो हैं, पहले किस तरह आप एग्जाम देते थे, आज कितना परिवर्तन हो गया है। तो ये दोनों का अंतराल देखिए जो कि केवल कंप्यूटर को इंक्लूड करने से कितना अंतर आ जा रहा है। इसी तरह टीचिंग मेथड जो है उसमें अंतर आ जा रहा है, जो कि कभी आप अध्ययन करते थे, सामान्य रूप से दिखाते थे, मेघदूतम पढ़ाते थे और या विंध्याटवी वर्णन पढ़ाते थे, या ज्योतिष की कक्षाओं में आप जाते थे पढ़ाने के लिए। और आज अगर आप उसको पीपीटी के माध्यम से या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से अगर आप पढ़ाते हैं तो कितना आकर्षक हो जाता है। अगर मेघ हमारे को बताया जाए जो कि कहाँ से मेघ चला है, कहाँ तक जा रहा है, पूरा भारतवर्ष का जो मैप है उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बना करके अगर समझाया जाए तो कितना सहज हो जाएगा, एक एक जगह वैसे ही याद हो जाएगा। इसी तरह विंध्याटवी वर्णन जो है, या ज्योतिषी गणना की बात आप जो करते हैं, आज आप देखते हैं हर व्यक्ति पराशर आदि जो टूल्स हैं उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं, या इस तरह के बहुत सारे उपकरण हैं। इसी तरह हमने एक लिस्टिंग की है, ये तो मैंने केवल 5-10 लिस्टिंग यहाँ पर की है, इस तरह करके असंख्य हो सकते हैं। ठीक, तो आपको पहले तो ये टारगेट फिक्स होना चाहिए जो आप जहाँ जा रहे हैं उसमें क्या क्या किस तरह से आपके लिए उपादेय हो सकता है। आप अपने फील्ड का देखिए, कोई यहाँ पर एनएलपी को लेकर कर रहे हैं तो आप एनएलपी को लेकर के देखिए जो कि क्या आप बेहतर कर सकते हैं। कोई ज्योतिष को लेकर, क्योंकि
जब आप संस्कृत फील्ड में आते हैं तो सामान्य रूप से हम संकुचित हो जाते हैं, जो कि अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं एडमिशन मिला है, कुछ नहीं हुआ है तो संस्कृत में आए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे इसको लेकर के, तो आपके लिए एक संभावना की अपार संभावनाएं जो है, वह अपार संभावनाओं का द्वार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक एक करके पहले खुद डिफाइन करिए, जो कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपके लिए संभव हो सकता है, क्या क्या नए रूप में आप कर सकते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग आपको दिखेंगे, जो ये आपके लिए उपादेय हैं, इनमें आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि मैंने हर फील्ड को लिया है इसमें। अब चूंकि संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के हम बात कर रहे हैं और ग्लोबल जो रेंज है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान देंगे जो कि जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो सामान्य रूप से कहा जाता है जो कि यह एक भाषा है जो अष्टम अनुसूची में आपके भारतीय संविधान में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही साथ जब आप शोध के लिए आप यहाँ पर रहेंगे या अपने आजीविका का आधार बनाएंगे संस्कृत और संगणक को, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए जो ये केवल भाषा मात्र नहीं है, यह जीवन का आधार होता है। और जीवन का आधार जब हम कह रहे हैं तो आपका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि जितना भी है वो उन सभी को यह प्रभावित करता है। तो केवल भाषा मात्र समझ करके नहीं चलेंगे, अब जीवन का की जो एक लाइफलाइन जो कहते हैं इसको समझ करके चलेंगे, जो कि संस्कृति जो है उसका आधारभूत है संस्कृत। और तब जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे संभावनाएं जो है, मैं जो कह रहा हूँ अपार संभावनाओं का द्वार है, तब आपको दिखाई पड़ेगा। तो अपने आप को जो पहले आप अपने आप को समझते हैं जो बस एक हम संस्कृत के एक छात्र हैं, उससे थोड़ा और आप अपने आप को बढ़ाएंगे आगे, तो आपके लिए बेहतर हो पाएगा। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो आप कुछ फैक्ट्स को लेकर के, कुछ नए कंक्लूजन को लेकर के को एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, किसके आधार पर, जो पहले से जो सिस्टमेटिक आपको बताया गया है उसको लेकर के। ठीक है, आज थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा जो कि कहीं कंप्यूटर की बात कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये केवल संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो आज आपको पता होना चाहिए जो कि आज हम केवल ओरिएंटेशन का हमने ये रखा है। ओरिएंटेशन में आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये ध्यान में रखने के लिए हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। जो आज और कल 2 दिन आपका ये ओरिएंटेशन पूरा चलेगा, क्योंकि जो आप समझ जाएंगे जो कि हम क्या क्या कर सकते हैं संस्कृत जगत में, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जो भी कक्षा लेकर के आते हैं वह हम अपने दृष्टि से समझते हैं, हालांकि हर कोई यही समझता है, जो कभी यूनिक रूप में रखना चाहते हैं ताकि आपको अन्य जगह से बेहतर यहाँ पर कुछ मिल सके, जो आप खोजने पर भी आपको अन्य जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने शौक से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि, और जो व्यक्ति संस्कृत फील्ड से अलग से हैं उनके लिए भी उतना ही उपादेय रहेगा, क्योंकि आपका अलग फील्ड है और साथ में आप संस्कृत के बारे में जानकारी आपको होगी, तो दोनों को मिक्स करके आप कुछ विशेष आगे उपक्रम कर सकते हैं आगे। इस दृष्टि से यह आपके लिए उपादेय रहेगा। और कंप्यूटर के बारे में तो आप जानेंगे ही, जितना मैंने पाठ्यक्रम में दिया है वो तो आप जानेंगे ही, तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये शोध के संदर्भ में हो गया। जब आप कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कुछ एक नया जो कंक्लूजन है उसको आप एस्टेब्लिश करते हैं एक स्पेसिफिक दायरे में, तो वह शोध के रूप में आप उसको परिगणित करते हैं। जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें आप जानते हैं जो कि यह सामान्य रूप से इस तरह का डिवाइस होता है जिसमें कि स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं डाटा को, और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसके माध्यम से कुछ आउटपुट आप प्राप्त करते हैं, जो आपके साधन के रूप में होता है, जो आपका साध्य है, लक्ष्य है, उसमें सहायक होता है। ये हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत क्षेत्र को लेकर के ही नहीं बात कर रहे हैं। संस्कृत के छात्र होंगे, लेकिन वह सांसारिक गतिविधि के साथ जो वर्तमान में जिस तरह जैसे जो चल रहा है उसमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के वो चल पाएंगे और आगे वह बेहतर कुछ कर पाएंगे। इस दृष्टि से हम लेकर चलते हैं।
संस्कृत के संदर्भ में कुछ अगर बातें करते हैं तो आप सर विलियम जोन्स से आप प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ पर ऑथेंटिक केवल डाटा लेकर के दे रहा हूँ ताकि आप उसको कहीं पर भी चैलेंज न हो सके, कोई किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों, इसलिए ये बात हम ध्यान में रख करके। तो यहाँ पर सर विलियम जोन्स से लेकर के जो 8 अप्रैल 1983 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उसको हमने कोट किया है ताकि समझ में आए जो कि संस्कृत ये समान रूप से जो पारंपरिक रहा है उसके साथ साथ जो समान रूप से आज तक, क्योंकि आज का मैं रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज तो प्रशासन से लेकर के हर व्यक्ति संस्कृत या इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के उत्सुक है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय में आप ध्यान में नहीं रखे होंगे। और इतना ही नहीं, ये 1983 की बात मैंने अभी यहाँ पर किया है, आगे चल करके आप ये भी देखेंगे जब कंप्यूटेशनल की बात करेंगे, जो कि 1984 में जेएनयू में कंप्यूटेशनल संस्कृत को लेकर के जो चर्चाएं हुई थी उसको भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक सातत्य निरंतर चलता रहा है। जो लोग का मानते थे जो संस्कृत का क्या है, कुछ है ही नहीं, वो उनके लिए विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि ये एक निरंतरता के साथ है। ये जो आपने पहले यहाँ पर देखा है, मैं चर्चा किया हूँ 18वीं शताब्दी के, फिर उसके बाद यहाँ पर 20वीं शताब्दी में मैं आकर के मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो एक कंटिन्यूटी में रही है। और उससे पूर्व अब जाते हैं तो ये तो बहुत पहले की बात है, जिसमें कि प्रारंभ में देखते हैं जो कि देव भाषा के रूप में चर्चा कर, सबसे पहले तो डिफाइंड लैंग्वेज के रूप में बात करते हैं, फिर देव भाषा के रूप में बात करते हैं, जो काव्यादर्श का रेफरेंस दिया जाता है, फिर सुंदरकांड का जो रेफरेंस दिया जाता है, और फिर आगे चलते हुए जो ये अलग अलग डिसिप्लिन है, अर्थात फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन, उसकी बात करते हैं। तो डिसिप्लिन की बात में भी हो जाता है जो कि अभी आप 9 दर्शनों की बात करते हैं, उससे पूर्व 16 दर्शन 13वीं शताब्दी में आचार्य माधव की का देखते हैं। तो ये एक आप विकास क्रम को निरंतर देखते चलते हैं। और फिर ये जितनी भी बातें हैं यहाँ पर जो कितने बोलने वाले थे आदि, जो कि इतिहास और भाषाभाषी की दृष्टि से अगर संस्कृत का विचार किया जाए, तो ऐतिहासिक दृष्टि से मैं संस्कृत में जो अपौरुषेय की बात की जा रही है, जो कि अनादिकाल से चल रहा है, उसको मैं 1 मिनट के लिए साइड कर देता हूं। अगर आप केवल कहते हैं जो कि इतिहास को ही आप ध्यान में रखेंगे, तो निर्विवाद रूप से जो स्पष्ट हुआ है, आधुनिक जो विद्वान हैं वो भी मानते हैं जो कि इस समय तक इसका इतिहास स्पष्ट रूप से रहा है। ठीक है, उसके बाद भाषाभाषी की बात करेंगे, जो गणना की, ये 2001 की बात कर रहा हूं मैं, आज से 23 साल पहले की, उस समय में इतने थे, और उसके बाद एक क्रांति सी हुई है जो कि कई गुना यह बढ़ गया है। तो इसी तरह आप अलग अलग देखेंगे जो कि एरिया ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, एरिया ऑफ अट्रैक्शन संस्कृत के लिए क्यों इतना लोग अट्रैक्ट हुए हैं, ये सब बातें मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूं आपको, जो कि आप इसके विविध पक्षों को जाने, तब जाकर के जो मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो हर जगह पर मैं रेफरेंस दूंगा, हर जगह मैं कोरिलेट करने का प्रयास करूंगा, जो कि इसका उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। जीविका के लिए बात अगर होती है तो यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, बाहरी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये ओरिएंटेशन में ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, तो इसके बाद इसमें देखते हैं जो कि यह एक विविध शास्त्र जो रही है, इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें कि म्यूजिक, प्रोसोडी, लेक्सिकोग्राफी, साइंस ऑफ ग्रामर, पाली प्राकृत ग्रामर, ये जितने भी हैं अलग अलग फील्ड जो हैं, यह आप इतने अलग अलग जो साइंटिफिक इसका रहा है लिटरेचर, इसको देखते हैं, तो लेकर के आप आगे शोध कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाली प्राकृत का अध्येता है तो उसको लेकर के आगे काम कर सकता है, कोई व्याकरण को लेकर के अध्ययन कर रहा है तो उस तरह से अध्ययन कर सकता है, या आर्किटेक्ट की बात होती है, या फिगर ऑफ स्पीच अलंकार शास्त्र जो है, या एडमिनिस्ट्रेशन से संदर्भित है, पॉलिटिक्स से संदर्भित है कोई व्यक्ति, तो संस्कृत के शास्त्रों को लेकर के और संगणकीय टूल को ध्यान में रखते हुए वह कुछ अलग शोध कार्य कर सकता है। इस तरह करके देखते हैं। इसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण इसका रहा है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण रहा है, अट्रैक्शन जो पूरा दुनिया इसके पीछे जो है वो किस कारण से है, तो यह एक अतुलनीय और
व्यतिक्रम रहित यह रहा है। व्यतिक्रम रहित होता है जो कि उसका कहीं पर आकर के बाधक तत्व तो नहीं प्राप्त हुआ है, जो कि जो एक बार कहा गया है वही हमेशा से रहा है। जो संस्कृत ग्रामर के जो स्ट्रक्चर है उनको आप देख सकते हैं, या पर्यायवाची जो सिनोनिम्स आदि है इनको लेकर के आप देख सकते हैं, जिसमें कि स्पष्ट रूप से बताया जाता है जो कि जो सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से आप देखते हैं जो कि एक शब्द है उसका अर्थ जब लेते हैं आप, तो वह अनिवार्य रूप से क्या हो जाता है कि मान लीजिए जैसे हम उदाहरण बार बार देते हैं, पत्नी का उदाहरण देते हैं, आप अन्य भाषा में देखते हैं वाइफ ये टर्म दिया जाता है, लेकिन जब आप संस्कृत में देखें तो भार्या, दारा, कांता, कलत्र, ये जो अलग अलग हैं ये सभी अलग अलग गुण को बताते हैं। कांता का अलग अर्थ होगा, कलत्र का अलग अर्थ होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी की शादी हुई है आज और वो कहे जो कि ये मेरी कलत्र है, या जो उसकी प्रिय ना हो उसके लिए कहे जो ये मेरी कांता है, ऐसा नहीं होगा। अर्थ तो पत्नी आ रही है लेकिन फिर भी सिनोनिम्स जो है वो अलग अलग करता है। इसी तरह महादेव के संदर्भ में शिव या आशुतोष या पशुपति, ये सभी अलग अलग अर्थ देते हैं। यद्यपि सभी का अर्थ लॉर्ड से भी होगा लेकिन वह अलग अलग मीनिंग देते हैं, तो अर्थ देते हैं विशेष रूप में। तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा जब आप डेप्थ में स्टडी करते हैं। विशेष रूप से जो कंप्यूटर इसको एनएलपी को लेकर के करते हैं उनको तो विशेष रूप से इन बातों को जो ऑन्टोलॉजी है उस पर ध्यान देना चाहिए। आगे चलेंगे। ये समृद्ध परंपरा को हम देखते हैं जिसमें कि साइंटिफिक लिटरेचर और फिलोसॉफिकल, फिर धार्मिक टेक्स्ट आदि जो है इनको देखते हैं। फिर एक नया जो इमर्जिंग एरिया आता है वो आता है संस्कृत बुद्धिज्म, क्योंकि या बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट जो है उनको लेकर के, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट का चल रहा था। अब जो एक नया आया है वह है जो कि खास करके महायान फिलोसफी को लेकर के आगे बढ़ा है, और संपूर्ण विश्व, मैं केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण विश्व इसकी ओर आकर्षित हो रहा है जो कि संस्कृत टेक्स्ट जो रहे हैं उनको समझने के लिए। इसके बाद अगर दूसरे संदर्भों में कहा जाए तो इंडियन कल्चर को जानने के उत्सुक जो हैं उसको लेकर के जो संपूर्ण विश्व देख रहा है आपकी ओर, यह एक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट जो रिलीजियंस हैं इनको लेकर के, उसके बाद इसके जो इतिहास हैं, फिर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी आदि जो रहे हैं हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से जो हमारे ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, और वर्तमान में जो स्थिति है, जैसे कि अगर आप लेते हैं संस्कृत केवल भाषा को अगर लेते हैं तो खमेर लैंग्वेज जो है कंबोडिया का, उससे आप उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो क्योंकि उन दोनों में जो साम्य और वैषम्य रहा है उसको लेकर के आप देखेंगे। इसी तरह आप देखेंगे जो कि जो ये मंदिर निर्माण शैली रही है उसको लेकर के बहुत सारे ग्रंथ हैं, स्थापत्य को लेकर के, वास्तु को लेकर के, जो भारत में तो है ही, और उसी को लेकर के विदेशों में जो उसका एक विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस तरह करके, या इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं हम, याज्ञवल्क्य स्मृति की बात बार बार बताते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा कुछ देखेंगे। हम इसको आगे जो कक्षा होगी हमारे उसमें चर्चा करेंगे। अब अभी इसको कल हम पूरा करेंगे क्योंकि इसमें एक दिन और हम देंगे, क्योंकि एक बार में ही पूरा नहीं खत्म करेंगे। कल इसको हम ओरिएंटेशन में समाप्त करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसमें ये मूल रूप से हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे जो कि क्यों संसार जो है वह आपकी ओर देख रहा है, पहली बात, और उसमें आप उसको क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। उस प्रोवाइड करवाने के लिए कंप्यूटर आपके लिए कहाँ कहाँ उपादेय है। तो यहाँ पर आपका जो आगे आजीविका का जो क्षेत्र निर्धारित होगा या शोध का क्षेत्र निर्धारित होगा, वो केवल आप वर्ड पढ़ MS वर्ड समझ लिए उतने मात्र से नहीं होगा। वो तो आपको किसी कंप्यूटर सेंटर में समझा दिया जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर जब आप वर्ड समझते रहेंगे उस समय मैं समझाऊंगा कि शोध के लिए ये कहाँ उपादेय है, कैसे आपका टाइम यह बचाएगा, कि आप कैसे बेहतर तरीके से अपने शोध को उपस्थित कर सकते हैं। या किसी के को आप रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं, मान लीजिए बाहर आप कोई रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं जो कि आपको मान लीजिए ग्रांट चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं पर आप काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या किसी रूप में कहीं दूसरी जगह आप भेजते हैं, तो प्रपोजल कैसे आप लिखेंगे,
प्रपोजल कैसे लिखेंगे, कैसे उसको भेजेंगे, ये हम वर्ड के माध्यम से समझेंगे। डाटा कलेक्शन करेंगे, वो हम MS ऑफिस के माध्यम सॉरी MS एक्सेल जो है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हम आगे इन्हीं सब में कोरिलेट करेंगे। तो अभी जो हमने बताया है आपको वह एक एक करके उसी को लेकर के बताया है। कल अट्रैक्शन का जो और भी कुछ कारण है वो हम देखेंगे, जो कि अलग अलग स्तरों पर, जैसे कि अर्थ गौरव को लेकर के जो ऑन्टोलॉजिकल, जैसे अभी कंप्यूटेशनल लेकर के NLP को लेकर के बात कर रही थी अभी शायद राधे कर रही है, राधे ही कर रही है। हाँ, तो उसके लिए जरूरत होगा जो कि ये अर्थ गौरव की जो बात करते हैं उसको हम देखेंगे, जो कि अर्थ गौरव क्या है और किस तरह से हम यह उपाधि हमारे लिए होगा। जबकि इसके लिए एक बहुत अच्छा सा श्लोक मिलता है, किरातार्जुनीयम, आप सभी ने सुना होगा नाम। महाकवि भारवी उसके लेखक हैं और एकमात्र ग्रंथ है, प्रथम सर्ग में ही आप देखते हैं जो कि कहा गया है, जो कि सशोष्ठ बहुदारी विशेष शालिनी विनिश्चितार्था विधिवाच माददे। तो ये जो दिया गया है, जो कि एक भाषा का क्या महत्व है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, सौष्ठव, उदारी, शालिनी और विनिश्चितार्थ, ये जो चार बताए गए हैं ये किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उदाहरण आपको देंगे। इसके बाद अन्य जो टेक्स्ट होंगे उनके साथ कैसे आप इन शब्दों को लेकर के शोध कार्य कर सकते हैं वो बताएंगे कल। इसके साथ साथ हम आगे चर्चा करेंगे जो कि भाषा की दृष्टि से, जो कि विश्व की जो भाषाएं हैं उनमें संस्कृत को का कहाँ स्थान है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। इसके बाद संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के बात आगे बढ़ाएंगे। फिर हम देखेंगे जो कि संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के क्यों इतनी बातें की जा रही है। पाणिनियन पर्सपेक्टिव जो है उससे पूर्व, पाणिनि से पूर्व जो स्थिति रही है, फिर पोस्ट पाणिनियन जो है, अर्थात फिर आगे चल करके फिर फिलोसॉफिकल लैंग्वेज को लेकर के, नव्य न्याय को लेकर के जो बातें होती है इनको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रेफरेंसिंग टूल्स जो हैं, जो जो डेवलप हुए हैं उनमें किस किस स्तर पर क्या क्या हुए हैं और किस किस स्तर पर हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जो कि इससे हमें क्या लेना देना है, जैसे JNU ने बहुभाषीय अमरकोश तैयार किया, ऑनलाइन मल्टीलिंगुअल अमरकोश, ठीक। आप जैसे महादेव के लिए सिनोनिम्स हैं, भूति सखंड सुर गिरीशो गिरीशो मृड मृत्युंजय कृत्यवासा पिनाकी प्रमतादीपा, ये अमरकोश आपको प्राप्त होता है। लेकिन इसमें से एक कोई टर्म आप दीजिए, वो वहां पर भारतीय, सभी भारतीय भाषाओं में वह दिखा देता है आपको, इस तरह का। इसी तरह महाभारत अनुक्रमणी बनी है, या अन्य बहुत सारे, आयुर्वेद अनुक्रमणी बनी है, पांडुलिपि के लिए बनाया हुआ है, इस तरह बहुत सारे हैं वहां पर। इसी तरह आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको देखेंगे। एक प्रश्न महोदय, हाँ बोलेंगे। महोदय, टेक्नोलॉजी को लेकर के भी अमरकोश तैयार हुआ है? टेक्नोलॉजी के एक वहां पर आप 2-3 जगह देखेंगे, हालांकि ये थोड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन हो जा रहा है, क्योंकि आपके केवल एक विशेष पार्ट से हो रहा है। ये जैसे अम्बा कुलकर्णी मैडम का जो रहा है वहां पर संसाधनी है, वहां जाकर के देखेंगे, वहां पर एक वो दिखता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो उसमें भी, जैसे संसाधनी में आप देखेंगे ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है उसकी वेबसाइट पर पूरा उपलब्ध है ये ना, तो उसको देख सकते। कल इस पर चर्चा करेंगे हम। इसी के साथ साथ तो उसी में एक गवेशिका करके बनाया गया है, वो भी आप देखेंगे, जो संसाधनी के अंतर्गत ही है। तो इस तरह आप वहां पर देखेंगे। और कंप्यूटेशनल लेकर के जो कह रहे हैं उसमें बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, और उसको लेकर बहुत सारे काम हुए हैं, जो बहुत कुछ अवेलेबल भी है ऑनलाइन, और कुछ हैं जो कि केवल नाम मात्र के काम हुए हैं। दोनों तरह से हैं काम, तो उस पर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अमरकोश को लेकर के भी बहुत सारा काम हो सकता है। अभी अमरकोश को लेकर के काम हो सकता है, हितोपदेश को लेकर के काम हो सकता है। इसी तरह जितने भी टेक्स्ट हैं, कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है किसी भी साइंटिफिक एरिया में यहाँ पर जिसको आप आधार नहीं बना सकते हैं। जैसे कि
अगर आप युद्ध शास्त्र को लेकर के करते हैं तो उसमें भी अलग अलग जो हमारे टेक्स्ट रहे हैं युद्ध शास्त्र के, जिसको कि आप काव्य प्रकाश अगर पढ़े होंगे तो वहां पर जो कहते हैं जो कि गज तुरग खरगादि लक्षण ग्रंथानाम, तो वह उसको लेकर के आप बना सकते हैं। छंद शास्त्र को लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे हैं फील्ड जिस पर कि हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये रहेगा क्योंकि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ उपलब्ध होंगे। मान लीजिए कुछ अध्ययन सामग्री आप खोजना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ उपलब्ध होंगे, तो जैसे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह करके आपको बहुत सारा बताएंगे जो कि जगह है जहाँ पर कि आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप थीसिस चाहते हैं संस्कृत से रिलेटेड, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है। शोध पत्र चाहते हैं तो ऑथेंटिक वे में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या इसी तरह जो कार्टून जो है वह संस्कृत के संदर्भ में आप ढूंढना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। फिर शोध की बात जब करेंगे तो साइटेशन आदि जो होगा, ओल्ड साइटेशन कैसे होता था, अब मॉडर्न वे में आप अपना समय बचत करते हुए कैसे आप कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। इसी तरह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसको कैसे हम रिफॉर्म हो रहा है तो उसको और कैसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको हम चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम आ जाएंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। उसमें भी जैसे कंप्यूटेशनल पर आएंगे तो कंप्यूटेशनल में भी हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, जो कंप्यूटेशनल कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक पहुंचा है, इन सभी की चर्चा करेंगे। अब आप सभी के जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम कुछ जो चर्चाएं आप लोगों की है वो हम सुनेंगे। अभी 10 मिनट करीब टाइम है जिसमें कि आप सभी के प्रश्न रहेंगे और कल ठीक 6 बजे हम लोग मिलेंगे। तो एक एक करके किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और आज और कल ये ओरिएंटेशन में हम एक दूसरे को समझने का प्रयास किए, जो कि कौन पढ़ने के लिए आया है, कौन पढ़ाने के लिए है यहाँ पर, उसके बाद क्या विषय वस्तु हम पढ़ेंगे, उसका वे क्या रहेगा। तो वे में ये ध्यान रखेंगे आप सभी, क्योंकि जो जिस दिन हम पढ़ेंगे, मान लीजिए MS वर्ड हम पढ़ रहे हैं तो वो घर पर जाकर के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए विशेष उपादेय होगा। केवल सुन करके अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा, बस जितना आपने समझा है उतने तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो होमवर्क दिया जाएगा उसको अनिवार्य रूप से आपको ये रखना है, पढ़ना है। गूगल क्लासरूम जो रहेगा उसी पर आपका होमवर्क दिया जाएगा, ताकि क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला चलेगी हमारे अध्ययन अध्यापन की, तो ये देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी लगभग सभी हमसे परिचित होंगे ही। जो नहीं परिचित हैं उनके लिए मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। नाम से परिचित होंगे ही। डॉक्टर विपिन कुमार झा मेरा नाम है और हमारी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से प्रारंभ होते हुए बिहार एजुकेशन बोर्ड से हाई स्कूल, फिर इलाहाबाद एंग्लो बंगाली से हमने इंटरमीडिएट किया, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, और हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन जो है उसमें मैं एक अच्छे स्थान में, जिसको कि आप टॉप 10 की बात करते हैं, वो मैं ऑब्टेन करता रहा। फिर मैं BHU को प्रीफर करते हुए JNU में एडमिशन लिया अपना, और PG तथा MPhil जो है JNU से मैंने किया। MPhil हमारा कश्मीर शैव दर्शन को लेकर के रहा है। उसके बाद फिर JNU से को छोड़ करके, अर्थात एनरोल्ड था PhD तक के लिए, छोड़ करके मैं पहुंचता हूँ IIT बॉम्बे। वहां से मैंने कंप्यूटेशनल संस्कृत, बेसिकली PhD इन संस्कृत होता है, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटेशनल टूल्स को का डेवलपमेंट जो था वह किया गया। ऑनलाइन तत्सम एनालाइजिंग सिस्टम फॉर हिंदी ये हमने डेवलप किया, और इसमें वैशिष्ट यह रहा कि यह केवल मेरे शौक का विषय है। हम केवल अपनी रुचि के अनुसार काम किए। कंप्यूटर की अलग से कोई शिक्षा दीक्षा हमने नहीं ली थी, केवल जो शिक्षा दीक्षा हमें प्राप्त हुई थी वो JNU में गिरीश सर के अंडर में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी वह रही। उसके बाद फिर आगे चल करके IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो आचार्य पुष्प भट्टाचार्य महोदय रहे हैं, उनका मार्गदर्शन रहा। तो इस तरह करते हुए हम कुछ सीख सके, और
विशेष रूप से और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे हमें कंप्यूटर के बारे में सीखने को मिला, और निरंतर मैं सीख ही रहा हूँ। और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पेजेस हैं जिनको लेकर के मैं कुछ सीखा, कोडिंग याद यानी जो भी है। और उसके बाद पूरी परिसर 1 वर्ष सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा, ये यहाँ पर हिमाचल में लगभग 6.5 साल के आसपास। फिर नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर लगभग 17 देशों के बच्चों को लेकर के हम अध्यापन कार्य किए, बुद्धिस्ट स्टडीज विशेष रूप से लेते हुए। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हेडक्वार्टर में मैं रहा। फिर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ पर संस्कृत एंड बुद्ध वैदिक स्टडीज है, उसमें मैं यहाँ पर कहा जाए तो सीनियर मोस्ट के रूप में हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो इस तरह हमारी अकादमिक यात्रा रही है। ये अपार्ट फ्रॉम अकादमिक यात्रा, मुझे समाज के लिए कुछ अध्ययन अध्यापन की भी गतिविधि हमने रखी है, जो 2008 से निरंतर रहा है, या कहे तो उससे पहले से भी रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से 2008 से रहा है और निरंतर यह चलती रही है। और उसका वैशिष्ट्य रहा है जो कि जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको केवल हम लेकर के चलते हैं, और जो पूर्ण रूप से निःशुल्क रहता है। ये एक हमने रखा है, शुरू से रखा है, और वो निरंतर रहा है और आगे हमेशा रहेगा। इसमें आगे कहीं परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप सभी जो रुचि लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्वागत। और कहीं भी आप कुछ प्राप्त करते हैं तो हम उतना यहाँ पर डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं, और उसको समझ करके आगे बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग को जो जिज्ञासा होती है यहाँ पर केवल सीखने के लिए अगर आप हैं, तभी आपके लिए समुचित स्थान है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इसकी गारंटी है वो सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपको केवल रिपीटेशन वाला कुछ नहीं दिखेगा। जो भी होगा आपको लगेगा जो नहीं हमने कुछ सीखा है, वो किसी भी फील्ड के हों। हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा, सुबह जानबूझ करके रखा है ताकि आप सो उठें। शैली दीक्षित कुछ पूछना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है। शैली नहीं, वो ऐसे ही हैंड रेज हुआ था। तो हमें लग रहा है कि किसी को कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं है। अगर कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो अगले 3 मिनट में आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कनेक्ट होंगे और नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कल से ध्यान रखेंगे जो कि सभी कक्षा के रूप में आप रहेंगे। वीडियो आपका मैक्सिमम टाइम ऑन होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब जब भी मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ या कुछ ये करता हूँ, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कक्षा के रूप में रहिए, अन्यथा मत पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप रहे ही। यहाँ पर अगर एक भी स्टूडेंट रहते हैं तो भी हमारे लिए इतना ही, इसी तरह से चलेगा, उसमें अंतर नहीं आता है, ठीक ना। और मैक्सिमम भी रहेंगे तो भी इतना ही रहेगा। तो इसीलिए बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। आपको सीखना है, आप यहाँ पर आइए, आप हमारे लिए उतने ही समादृत हैं। अगर आप नहीं रहना है, नहीं उस कायदे में रह सकते हैं, तो अगर कोई समस्या है तो आप हमें इंडिविजुअली बताएंगे, और नहीं तो फिर वहां पर हम ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक डिसिप्लिन होता है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्योंकि कल जाकर के हम होमवर्क देंगे, आप होमवर्क नहीं करेंगे, तो फिर वो सब थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। क्योंकि सीखने के लिए है तो सीखिए। एक ही कहा जाता है, एकश चंद्र तमो हन्ति, इस तरह की स्थिति होती है। तो ठीक है, हमें लग रहा है कि अब आगे कोई विशेष चर्चा नहीं है, तो हम एक बार सभी को देख लें कितने लोग यहाँ पर अंत में उपस्थित हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट होंगे। अमित, अनामिका, अरोती देवी है, अवनीश मिश्रा बीच में जुड़े थे। अवनीश ये बाद में जुड़े हैं सर। हाँ, तो ऑडियो वीडियो ऑन करके बात करेंगे जब भी करेंगे। के राधे, कंचन, खेम नारायण, मनोरमा, नुसरा, रंजीता, सलील, शैली, शालिनी, सोचता नहीं। चलिए, सभी यथावत बने हुए हैं। केवल इसमें जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, 1-2 को मैं देख रहा हूँ, वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे कि लिंक चेंज करेंगे और बाय डिफॉल्ट कर देंगे, क्योंकि जो रहेंगे उन्हीं को प्रवेश मिलेगा ऑटोमेटिकली, हम अलग से इन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक हम अपनी कक्षा को रखते हैं। कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल तक ओरिएंटेशन रहेगा, परसों से हम कंप्यूटर पर साक्षात आ जाएंगे। कक्षा में सभी नियमित रहेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत अगर होती है, कभी अनुपस्थित होना
होता है किसी विशेष कारण से, तो हमें कम से कम 1 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए धन्यवाद सभी को, कल मिलते हैं 6 बजे।